नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो अमेरिका संग भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। ये मुलाकात वॉशिंगटन में हुई। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वास्तविक साझेदार हैं। सप्लाई चेन और नई तकनीक पर भारत का ध्यान है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और भारत में निवेश को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में एडॉब के चेयरमैन शंतनु नारायण से मुलाकात की। शंतनु नारायण के साथ प्रधानमंत्री की बैठक आईटी और डिजिटल क्षेत्र की प्राथमिकता को दर्शाती है, जिस पर सरकार जोर दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार के साथ भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के मुद्दे पर चर्चा की और इस दौरान सीईओ मार्क ने सोलर पावर को लेकर कुछ प्लान्स भी साझा किए। और प्रधानमंत्री मोदी की जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से भी मुलाकात की। जनरल एटॉमिक्स न केवल सैन्य ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी है, बल्कि अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन का दुनिया का शीर्ष निर्माता भी है। पीएम मोदी की मुलाकात तमाम सीईओ से हुई। ये तमाम सीईओज एडॉब के चेयरमैन शंतनु से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा फर्स्ट सोलर के सीईओ प्रधानमंत्री से उनकी भी मुलाकात हुई। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से भी मुलाकात हुई। कई मायनों में ये मुलाकात बेहद अहम, क्योंकि निवेश के लिहाज से भारत एक बड़ा बाजार है और आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के निवेश देखने को मिल सकते हैं। और गोरखपुर में महंत अवैधनाथ के श्रद्धांजलि समारोह में सीएम योगी शिरकत करेंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में समारोह आयोजित किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे श्रद्धांजलि समारोह होगा। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि समारोह में आज सीएम खुद शिरकत करने वाले हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसका वक्त सुबह 10:30 बजे रखा गया है। 10:30 बजे श्रद्धांजलि समारोह होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। और लखनऊ में आज भी बीजेपी का मंथन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मिशन 2022 को लेकर रणनीति बनाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। प्रधान के उत्तर प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन बताया जा रहा है कि आज धर्मेंद्र प्रधान उन सभी अभियानों की समीक्षा करेंगे जिसके लिए पार्टी ने प्रभारी भी घोषित किए। बीजेपी की तरफ से 7 तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बूथ स्तर तक के कार्यक्रम, पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, प्रचार कार्यक्रम, मीडिया के लिए कार्यक्रम और सोशल मीडिया के कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। और गुरुवार को सीएम आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। इस बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव भी मौजूद रहे। 2022 के लिहाज से होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तो बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर लगातार मंथन कर रही है।
चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान अपने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर इस वक्त हैं। और हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने मुलाकात की। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार के घर रात गुजारी। साथ ही चंद्रशेखर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। चंद्रशेखर ने कहा कि पीड़ित परिवार को अब तक मदद नहीं मिली है। हम आपको बता दें, बहुचर्चित हाथरस बिटिया कांड को लेकर परिवार से मिलने भीम आर्मी के प्रमुख पहुंचे थे चंद्रशेखर रावण का बयान कि आज पीड़ित परिवार के घर गुजारेंगे रात, और उन्होंने रात गुजारी थी। हाथरस के बारे में कुछ छपा था, 1 साल से ज्यादा समय बीत गया, न्याय नहीं मिला। उससे बुरा जो मुझे यहाँ के पता लगा, ये पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तमाम जो कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पे हैं, सीआरपीएफ के, वो भी लोग परेशान हैं, परिवार परेशान है। और जो मैंने रास्ता देखा ना, परसों मेरे खबर के बाद के आ रहा हूँ, मिट्टी उट्टी डाली है, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा बनाने का काम कर रहे हैं, बाकी मदद नहीं कर रहे हैं। उससे भी बुरी बात, सरकारी नौकरी कहा था, दी नहीं है। आवास कहा था, दिया नहीं है। परिवार के लोगों को रोज धमकी मिलती रहती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुमित शर्मा इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, चंद्रशेखर रावण वहां पर पहुंचे थे, रात भी गुजारी, लेकिन बहुत दिनों बाद चंद्रशेखर रावण को इस बात की याद आई और तमाम तरह के आरोप वो प्रदेश सरकार पर लगाते रहे। 1 साल इस पूरे मामले को पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द यूपी में इलेक्शन भी होने, उसी को देखते हुए सभी पार्टियों के लोगों का धीरे धीरे आना जारी है। सबसे पहले चंद्रशेखर कल देर रात 7:35 पर पीड़िता के घर पहुंचे थे। उसके बाद परिवारजनों से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जो पीड़िता को 1 साल बाद भी जो वायदे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए थे, उनको नौकरी का या मकान का, वो नहीं मिला है। 1 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। और जो पीड़िता के घर के बाहर जो कूड़ा पड़ा हुआ है, वह कूड़ा भी नहीं यहाँ से हटा है। इसको ले जाकर उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा नाखुश हूँ। अभी इसी बात को लेके मैं पूरी रात यहीं पीड़िता के घर पर ही रात को स्टे करूंगा। उसके बाद सुबह 10:30 बजे जिलाधिकारी के कार्यालय पर जाकर उनसे भेंट करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर ये वायदे पूरे क्यों नहीं हुए। बिल्कुल, तो राजनीति भी अब इसको लेकर शुरू हो गई है। चंद्रशेखर रावण की बात की जाए, हाथरस पहुंचे थे, उन्होंने तमाम तरह के एलिगेशन लगाए हैं प्रदेश सरकार पर कि जितने वादे किए थे अब तक योगी सरकार ने उसे पूरा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित। और न्यूज 18 पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, महंत नरेंद्र गिरी की हनी ट्रैप किया गया था। जी हां, हनी ट्रैप, महिला के जरिए हनी ट्रैप किया गया था। नरेंद्र गिरी को बताया जा रहा है कि आनंद गिरी ने महिला को नरेंद्र गिरी के करीब भिजवाया, नरेंद्र गिरी का आपत्तिजनक वीडियो बनवाया और इसी को लेकर वो लगातार इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। तो न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा हुआ, आनंद गिरी ने महिला को भिजवाया था, आपत्तिजनक हालत में उनके साथ फोटो खींचा गया और फिर इसी फोटो और वीडियो के जरिए महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, हनी ट्रैप में फंसाया था। किस तरह से आनंद गिरी ने, न्यूज 18 इस पर बड़ा खुलासा कर रहा है। और कोरोना से लड़ाई में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। टीकाकरण के जरिए कोरोना को मात देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। कोविड वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, अगर वो पूरा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने वाला ये पहला राज्य होगा। सीएम योगी की निगरानी में चल रहे महाअभियान का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। कोशिश यही प्रदेश सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग सके और अगर 10 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग जाती है तो ये देश में नंबर 1 राज्य बन जाएगा जिसने अब तक सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है।
और कानपुर से बड़ी खबर है, यहां पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में बड़ी खबर आ रही है। आईसीयू में बैक्टीरिया मिलने से हड़कंप मचा है। मरीजों को दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया गया है। हैलेट अस्पताल में यह खतरनाक बैक्टीरिया मिला है। एनेस्थीसिया न्यूरोसर्जरी विभाग में बैक्टीरिया पाया गया है। आईसीयू में भर्ती मरीजों को फिलहाल तो शिफ्ट कर दिया गया है और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि इस बैक्टीरिया पर काबू पाया जाए। लेकिन खबर यही है कि जो आईसीयू है या फिर दूसरे और विभाग है, वहां पर बैक्टीरिया मिला है और ये सब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में मिला है। आईसीयू के बैक्टीरिया मिलने से अब हड़कंप है। मरीजों को दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश में डेंगू की बात की जाए तो इसका खौफ अब भी बरकरार है। 2 जिलों के हालात आपको बताते हैं। गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में डेंगू के 21 मरीज हैं, जिनका जेम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरों में गंदा पानी इकट्ठा ना करें। वहीं जौनपुर में 7 नए मरीज मिलने से डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है, जबकि जिले में अभी तक 8000 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। सीएमओ का कहना है कि सभी का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। 2 तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर और जौनपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। और रामलीला के मंचन से लेकर रावण के पुतले बनाने के काम तक कई जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों की सहभागिता रहती है। हम आपको मेरठ के एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो पूरी श्रद्धा के साथ 40 साल से रावण के पुतले बना रहा है। इस कलाकार को मुख्यमंत्री भी सम्मानित कर चुके हैं। असलम भाई 40 साल से रावण के पुतले बना रहे हैं। इस साल भी उन्होंने 120 फीट का रावण तैयार करना शुरू कर दिया है। इस स्पेशल कारीगर को खुद मुख्यमंत्री सम्मानित कर चुके हैं। असलम भाई कहते हैं कि रामकाज के साथ उनका जीवन भी बढ़िया चल रहा है और 2 वक्त की रोजी रोटी का भी जुगाड़ हो रहा है। मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम किया मैंने। इन्होंने सम्मानित किया, मुझे अच्छा किया रहा। मैं यहाँ से 40 साल से काम कर रहा हूँ और जब जब बुलाते हैं मैं आता हूँ। बढ़िया रावण बना रहे हैं। अब भी 120 फुट का रावण बनने आया। राम की वजह से आप 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भेदभाव कोई नहीं है और हमें अच्छा लगता है राम का काम करना। असलम भाई की जुनून को देखकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का प्रत्यक्ष उदाहरण है असलम भाई। सौभाग्य की बात है, असलम भाई ने हमें कल बताया कि जो इन्हें जो नवीनीकरण जो औजार दिए गए थे, जिला उद्योग माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इन्हें पूरी टूल किट दी गई थी। ये बड़े प्रसन्न है उस चीज़ से लेकर। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये कहानी असलम जी के साथ सत्यार्थ होती है। वो आज कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमें अच्छे औजार मिले, उसके बदौलत ये एक जो आज तक स्तर कम था पुतले का, वो 120 बना दिया गया। ये आज से नहीं, जब भी कोई बात आती है राम जन्मभूमि की, राम मुद्दे की, तो असलम भाई जैसे व्यक्ति जो एक इंसानियत के रूप में, एक भाईचारे के रूप में अपना संदेश देते हैं, इस प्रकार से इतनी योग्यता के साथ इस तरीके से सुंदर कार्यक्रम करते हैं और ऐसे ऐसी चीज़ों को निर्माण करते हैं, ये हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक मेरठ को रावण का ससुराल कहा जाता है। रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं की रहने वाली थी, इसीलिए हर साल यहाँ हाईटेक रामलीला का मंचन होता है। असलम भाई को खुद मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। पिछले 40 वर्षों से असलम भाई रावण का पुतला बना रहे हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो राम के काज में जुटे हुए हैं। इसीलिए तो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, हर ओर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। आगरा के परिषदीय विद्यालय में टीचर्स की डांस पार्टी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिल्मी गानों पर शिक्षिकाएं जमकर डांस कर रही हैं। वायरल वीडियो के बाद टीचर से स्पष्टीकरण मांगा गया। म्यूजिक इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
और राम भक्तों के लिए रेलवे ने एक और खुशखबरी दी है। राम भक्तों के लिए IRCTC ने 4 और ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। दरअसल राम भक्तों की तरफ से लगातार मांग हो रही थी कि जिसको देखते हुए रेलवे ने 4 नई ट्रेन चलाने का फैसला लिया। पहली ट्रेन 7 नवंबर को चलेगी, जो पूरी तरह से इस वक्त फुल हो चुकी है। दरअसल रामायण सर्किट ट्रेन की मदद से भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। ये ट्रेन 7,500 किलोमीटर का सफर कराएगी, जो 17 दिन में पूरा होगा। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।